चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिख महिला का जबरन धर्म परिवर्तन हुआ है। 20 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिख महिला शिक्षक का जबरन धर्म बदला गया। बंदूक की नोक पर अपहरण कर जबरन की थी शादी। घटना पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने व्यक्त की है गंभीर चिंता। जयशंकर ने इस मामले को पाकिस्तान के समक्ष उठाया। कहा, भारत सरकार उम्मीद करती है कि पाक सरकार ईमानदारी से इसकी जांच करेगी और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस घटना को लेकर के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये उम्मीद जताई है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, क्योंकि पाकिस्तान में सिख महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और 20 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिख महिला शिक्षक का जबरन धर्म बदला गया। बंदूक की नोक पर अपहरण कर जबरन शादी भी की गई। घटना पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने व्यक्त की है गंभीर चिंता। एस जयशंकर ने इस मामले को पाकिस्तान के समक्ष उठाया और कहा कि भारत सरकार उम्मीद करती है कि पाक सरकार ईमानदारी से इसकी जांच करेगी और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय असम दौरे की। तो अमित शाह 8 और 9 अक्टूबर को जाएंगे गुवाहाटी। 8 अक्टूबर को असम बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 2 दिवसीय असम का दौरा रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह 8 और 9 अक्टूबर को गुवाहाटी जाएंगे। 8 अक्टूबर को असम बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में बदलाव हुआ है। अब अमित शाह 3 अक्टूबर को जाएंगे जम्मू कश्मीर। 3, 4 और 5 अक्टूबर को कश्मीर के दौरे पर रहेंगे शाह। इससे पहले 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रस्तावित था दौरा, पर अब उनके दौरे में कुछ बदलाव किया गया है। तारीख में बदलाव हुआ है और जिस तरीके से चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है, ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहने वाला है जम्मू कश्मीर का, तो उस दौरान आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। तो अब अमित शाह 3 अक्टूबर को जाएंगे जम्मू कश्मीर। 3, 4 और 5 अक्टूबर को कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रस्तावित था उनका दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय ओडिशा का दौरा। 29 और 30 सितंबर को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा 29 सितंबर को सुबह 10 बजे पहुंचेंगे भुवनेश्वर। 29 सितंबर को जनता मैदान में पंचायत स्तर पर सम्मेलन में लेंगे भाग। 30 सितंबर को पुरी श्री मंदिर जाएंगे जेपी नड्डा, करेंगे पूजा अर्चना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा धामनगर का भी दौरा करेंगे। धामनगर में दिवंगत विधायक विष्णु सेठी के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उन्हें ढांढस बंधाएंगे और सांत्वना भी प्रकट करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय ओडिशा दौरा है। क्या कुछ तय कार्यक्रम उनका रहने वाला है वो आपको बताते हैं। 29 और 30 सितंबर को वो ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। 29 सितंबर को सुबह 10 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे। 29 सितंबर को जनता मैदान में पंचायत स्तर पर सम्मेलन में भाग लेंगे। 30 सितंबर को पुरी श्री मंदिर जाएंगे जेपी नड्डा और वहां पर पूजा अर्चना वो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा धामनगर का भी दौरा करेंगे। धामनगर में दिवंगत विधायक विष्णु सेठी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। अब बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी यूपी से बने हैं डेलीगेट्स। प्रियंका गांधी दिल्ली से बनी है डेलीगेट। तो वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी दिल्ली से डेलीगेट्स में हैं। 17 अक्टूबर को होना है अध्यक्ष पद के लिए मतदान। 30 सितंबर तक होना है अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। 30 सितंबर वो तारीख है जब अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी यूपी से डेलीगेट्स बने हैं। प्रियंका गांधी दिल्ली से डेलीगेट्स की लिस्ट में शामिल है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी दिल्ली से डेलीगेट्स की लिस्ट में शामिल है। 17 अक्टूबर को होना है अध्यक्ष पद के लिए मतदान और 19 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण अटकल की या कयास की, या फिर जो संभावना जताई जा रही है कि पवन बंसल नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। पवन बंसल के फॉर्म खरीदने का हुआ पटाक्षेप। बंसल ना तो खुद लड़ रहे हैं चुनाव और ना ही किसी और के लिए ये फॉर्म लिया गया है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले पवन बंसल, कहा मैं नहीं लड़ रहा हूं अध्यक्ष का चुनाव।
और ना ही किसी और के लिए लिया है ये फॉर्म। मैंने लिए हैं 2 फॉर्म, क्योंकि अगर किसी और फॉर्म में होती है त्रुटि तो उसकी जगह तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरा फॉर्म। तो अगर कोई फॉर्म भरता है उसमें कोई त्रुटि होती है तो ऐसे में ये फॉर्म उस वक्त काम आ जाए, इसलिए उन्होंने ये फॉर्म लिया है, ये उन्होंने कहा है। पर अब इंतजार पूरी तरीके से तस्वीर साफ होने का ही करना होगा। पर कहा यही जा रहा है कि पवन बंसल नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। पवन बंसल के फॉर्म खरीदने का पटाक्षेप हुआ है। बंसल ना तो खुद लड़ रहे हैं चुनाव, ना ही किसी और के लिए ये फॉर्म खरीदा गया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में पवन बंसल ने कहा, मैं नहीं लड़ रहा हूं अध्यक्ष का चुनाव और ना ही किसी और के लिए ये फॉर्म लिया है। मैंने लिए हैं 2 फॉर्म, क्योंकि अगर किसी और फॉर्म में होती है त्रुटि तो उसकी जगह तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरा फॉर्म। अपने संकट खुद पैदा कर लेती है कांग्रेस पार्टी। इंडियन एक्सप्रेस का ये टाइटल है। गोवा, अरुणाचल, मेघालय, मध्य प्रदेश, पंजाब इसके उदाहरण। एक हद तक छत्तीसगढ़ में भी चल रही है अंदरूनी खींचतान। अब राजस्थान में भी कांग्रेस ने खुद ही पैदा किया संकट को और गंभीर बनाने में निपुण होती जा रही है कांग्रेस पार्टी। तो जिस तरीके से एक एक राज्य की स्थिति सामने आई तो ऐसे में यही कहा जा रहा है, और इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है कि अपने संकट खुद ही पैदा कर लेती है कांग्रेस पार्टी। कई राज्यों का उदाहरण भी इसमें दिया गया है और जानकारी दी गई है किस तरीके से गोवा, अरुणाचल, मेघालय, मध्य प्रदेश, पंजाब इसके उदाहरण है। एक हद तक छत्तीसगढ़ में भी चल रही है अंदरूनी खींचतान। अब राजस्थान में भी कांग्रेस ने खुद ही पैदा किया है संकट को और गंभीर बनाने में निपुण होती जा रही है कांग्रेस। 2022 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। आशा पारेख को दिया जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की घोषणा की है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की घोषणा की है। 60 और 70 के दशक में बेहतरीन अभिनेत्रियों में था आशा पारेख का नाम। फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली आशा थी सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली अभिनेत्री। 1992 में सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए किया गया था पद्मश्री से सम्मानित। तो 1992 में सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब ऐसे में एक बड़ा अवार्ड उन्हें दिया जाएगा और उसी अवार्ड से उन्हें नवाजा भी जाएगा। और निश्चित तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और इस अवार्ड से आशा पारेख को नवाजा जाएगा। खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की घोषणा की। 60 और 70 के दशक में बेहतरीन अभिनेत्रियों में था आशा पारेख का नाम। फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली आशा थी सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली अभिनेत्री। 1992 में सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए किया गया था पद्मश्री से उन्हें सम्मानित। ओडिशा हाईकोर्ट के जज ने एक दिन में सुनाए 32 फैसले। सोमवार को जस्टिस देवव्रत दास ने की मैराथन सुनवाई। एक ही दिन में कर दिया 32 सिविल मुकदमों का फैसला। इनमें से अधिकांश केस अपीलीय सिविल अदालतों के आदेश को चुनौती देने वाले हैं। 32 में से 31 मामले जुड़े हैं दूसरी अपील से। कई मामले तो 1988-1990 के बीच के ओडिशा हाईकोर्ट में लंबित हैं। 1,72,000 मुकदमे, तो 1,72,000 के आसपास ये मुकदमे हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। पर जिस तरीके से आज जज देवव्रत ने सुनवाई की, लगभग 32 केसों का निपटारा उन्होंने किया है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने एक प्रयास किया है, कोशिश की है मैराथन सुनवाई करके, तो ऐसे में आने वाले भविष्य में और भी जजेस इसी तरीके का अहम योगदान दें ताकि पेंडेंसी कम से कम हो। 28 और 29 सितंबर को समाजवादी पार्टी का सम्मेलन। 28 सितंबर को सपा के राज्य सम्मेलन का आयोजन। 29 सितंबर को सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति होगी तय। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा सम्मेलन। तो ये 28 और 29 तारीख सपा पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 28 तारीख को राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा और 29 तारीख को राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन। तो ऐसे में 29 तारीख को जो सम्मेलन होगा राष्ट्रीय स्तर का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उसमें होगा और साथ ही एक बड़ा आयोजन, कोशिश और कवायद यही कि जो पार्टी की वर्तमान में स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको लेकर भी मंथन किया जाए, चर्चाओं का दौर यहाँ पर रहे और आगामी चुनाव के लिए किस तरीके की रणनीति बनानी है ये भी यहीं पर तय होगी। तो लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगा ये सम्मेलन। मौजूदा विदेश व्यापार नीति 6 माह और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव
अमित यादव ने कहा, मार्च 2023 तक लागू रहेगी मौजूदा विदेश व्यापार नीति। 30 सितंबर तक थी विदेश व्यापार नीति की मियाद। नए वित्तीय वर्ष में लागू होगी नई विदेश व्यापार की नीति। तो नए वित्तीय वर्ष में नई विदेश व्यापार की नीति लागू की जाएगी। फिलहाल जो नीति थी उसी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है, 6 महीने उसे बढ़ा दिया गया है और उसी नीति के आधार पर आगे के कामकाज होंगे। नॉनवेज खाने के विज्ञापनों पर रोक लगाना संभव नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 याचिकाओं पर किया खुलासा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 याचिकाओं पर खुलासा किया है। 3 जैन धार्मिक ट्रस्टों ने दायर की थी हाईकोर्ट में याचिका में की गई थी मांसाहार के विज्ञापन पर रोक की मांग। तो ये अहम याचिका दायर की गई थी और इस याचिका के माध्यम से ये कहा गया था कि जो मांसाहार खाने के लिए प्रेरित करते हैं विज्ञापन, उन पर रोक लगाई जाए और यही वजह की एक बड़ी मांग उठी थी। तो याचिका में विज्ञापन के माध्यम से जो मांसाहार खाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नोएडा में 5 अक्टूबर से बंद होगी गंगा जल की सप्लाई। दिवाली तक नोएडा अथॉरिटी मुहैया कराएगी आपूर्ति। नोएडा शहर को गाजियाबाद से आने वाली गंगा जल की सप्लाई 5 अक्टूबर से बंद। दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर से फिर आपूर्ति सप्लाई हो सकती है शुरू। सप्लाई बहाल होने में 2 से 3 दिन की हो सकती है देरी। नोएडा अथॉरिटी सप्लाई बंद होने के बाद 10 दिन तक गंगा जल की करेगी सप्लाई। इसके लिए अतिरिक्त पानी का स्टोरेज किया जाएगा। सिंचाई विभाग की तरफ से पानी सप्लाई बंद करने की सूचना जारी की गई। तो अहम सूचना जारी की गई है। तो नोएडा में 5 अक्टूबर से बंद होगी गंगा जल की सप्लाई। दिवाली तक नोएडा अथॉरिटी मुहैया कराएगी आपूर्ति। नोएडा शहर को गाजियाबाद से आने वाली गंगा जल की सप्लाई 5 अक्टूबर से बंद हो जाएगी। दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर से फिर आपूर्ति सप्लाई शुरू हो सकती है। सप्लाई बहाल होने में 2 से 3 दिन की देरी हो सकती है। नोएडा अथॉरिटी सप्लाई बंद होने के बाद 10 दिन तक गंगा जल की सप्लाई करेगी। इसके लिए अतिरिक्त पानी का स्टोरेज किया जाएगा। सिंचाई विभाग की तरफ से पानी सप्लाई बंद करने की सूचना जारी। उत्तर प्रदेश बना निवेशकों की पहली पसंद। पहली बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आ रहा निवेश। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 19,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। 2 कंपनियां ग्रीन एनर्जी सेक्टर में करेगी निवेश। ग्रीन को ग्रुप 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। JSW ग्रुप करेगा 5,900 करोड़ रुपए का निवेश। वरुण बेवरेज 4 प्लांट लगाने के लिए करेगी निवेश। वरुण बेवरेज यूपी में 3,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही आने लगा निवेश। 55 कंपनियों ने 45,000 करोड़ के निवेश का दिया है प्रस्ताव। तो 55 कंपनियों ने 45,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। तो उत्तर प्रदेश बना है निवेशकों की पहली पसंद। पहली बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी निवेश आ रहा है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 19,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। 2 कंपनियां ग्रीन एनर्जी सेक्टर में करेगी निवेश। ग्रीन को ग्रुप 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। JSW ग्रुप करेगा 5,900 करोड़ रुपए का निवेश। वरुण बेवरेज 4 प्लांट लगाने के लिए करेगी निवेश। वरुण बेवरेज यूपी में 3,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही आने वाला लगेगा निवेश। 55 कंपनियों ने 45,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। विदेश कार्य पर IPS हेमंत कुमार शर्मा को एक्सटेंशन। शांति संचालन विभाग न्यूयॉर्क में पुलिस योजना अधिकारी है हेमंत कुमार। 28 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया IPS हेमंत कुमार का कार्यकाल। राजस्थान कैडर के 2006 बैच के IPS अधिकारी हैं हेमंत कुमार शर्मा। तो एक्सटेंशन उन्हें मिला है। बेहतरीन काम की वजह से उन्हें यह एक्सटेंशन दिया गया है। तो विदेश कार्य पर IPS हेमंत कुमार शर्मा को एक्सटेंशन मिला है। शांति संचालन विभाग न्यूयॉर्क में पुलिस योजना अधिकारी है हेमंत कुमार। 28 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया है IPS हेमंत कुमार का कार्यकाल। राजस्थान कैडर के 2006 बैच के IPS अधिकारी हैं हेमंत कुमार शर्मा। तो विदेश कार्य पर IPS हेमंत कुमार शर्मा को एक्सटेंशन मिला है। 28 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया है IPS हेमंत कुमार का कार्यकाल। राजस्थान कैडर के 2006 बैच के IPS अधिकारी हैं हेमंत कुमार शर्मा। और ऐसे में जिस तरीके से बेहतरीन काम उनके द्वारा किया गया, यही वजह कि उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। हालांकि 6 महीने के बाद फिर इस पद के लिए किसी नए अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। शांति संचालन विभाग न्यूयॉर्क में पुलिस योजना अधिकारी हैं हेमंत कुमार। 28 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया IPS हेमंत कुमार का कार्यकाल। राजस्थान कैडर के 2006 बैच के IPS अधिकारी हैं हेमंत कुमार शर्मा।
6 महीने और उनका एक्सटेंशन बढ़ाया गया है। मुंबई में बुर्का नहीं पहनने पर पत्नी की हत्या कर दी गई। बुर्का पहनने से इनकार करने पर पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। तिलक नगर में मोहम्मद इकबाल ने पत्नी का गला रेता। रूपाली ने मोहम्मद इकबाल से 3 साल पहले ही लव मैरिज की थी। रूपाली पर बनाया जा रहा था मुस्लिम रीति रिवाज मानने का दबाव। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इकबाल शेख को किया है गिरफ्तार। तो पति ने पत्नी का ही खून कर दिया। वजह सिर्फ इतनी सी कि पत्नी ने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया और ये इनकार पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी पत्नी को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। तिलक नगर में मोहम्मद इकबाल ने पत्नी का गला रेता। रूपाली ने मोहम्मद इकबाल से 3 साल पहले ही लव मैरिज की। रूपाली पर बनाया जा रहा था मुस्लिम रीति रिवाज मानने का दबाव। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद इकबाल शेख को गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।